दहशतगर्द जिनकी तादाद 6 से 7 बयान की जा रही है, ये आए हैं और आज इन्होंने लेट पहुंचे हैं। उस वक्त कराची पुलिस चीफ तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। ये जो है ये उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर तक पहुंचे हैं। तो अगर इनको अभी शूट करना हो तो ये शायद 5 मिनट में भी ऑपरेशन खत्म हो सकता है। इस वक्त स्ट्रैटेजी यही है कि इनको जिंदा पकड़ा जाए और इस वक्त क्योंकि PSL हो रहा है तो दुनिया को बताया जाए कि ये कौन लोग थे और उनके पीछे इनके स्पॉन्सर्स कौन हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। अफसोसनाक वाक़े से आज प्रोग्राम का ऑब्वियसली आगाज़ करना पड़ा है। कराची पुलिस चीफ का दफ्तर इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। तकरीबन 2 घंटे पहले 8 से 10 दहशतगर्दों ने कराची पुलिस ऑफिस पर धावा बोला, फायरिंग की, दस्ती बम फेंके, रास्ता क्लियर किया और फिर बड़ी आसानी से वो अंदर दाखिल हुए। इस वक्त दहशतगर्दों ने कराची पुलिस ऑफिस के अहम मकामात पर अपनी पोजीशंस ली हुई हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर मौजूद है। दहशतगर्दों से मुकाबला किया जा रहा है। 2 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम भी किया जा चुका है। हमले में रेंजर्स ने भी हिस्सा लिया हुआ है। रेस्क्यू एहलकार भी मौजूद हैं। 3 अफराद हैं जो कि इस वक्त ज़ख्मी हुए हैं। 20 अफराद को रेस्क्यू भी किया है। खुशकिस्मती से हमले के वक्त कराची पुलिस चीफ दफ्तर में मौजूद नहीं थे, लेकिन जिस वक्त नाज़रीन ये हमला किया गया है उस वक्त शहर में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हो रहे हैं। कुछ ही दिन पहले की बात है कि जब अमन मशक़ें हुई थी जिसमें दुनिया भर से मंदूबीन ने शिरकत की थी और 17 दिन पहले, एग्जैक्टली 17 दिन पहले पेशावर की पुलिस लाइंस पर भी हमला हुआ था। दहशतगर्द हमले के नतीजे में 100 से ज़ायद नमाजी शहीद हुए थे, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एपेक्स कमेटी की बैठक बुलाई थी। दहशतगर्दों से निमटने के लिए तमाम लोगों ने एक साथ बैठना था, प्लान तरतीब देना था। सियासतदानों को एक मेज़ पर लाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, लेकिन फिर उसको मुलतवी कर दिया गया और आज तक ये जो मीटिंग होनी है वो हो नहीं सकी है अभी तक। खान साहब ने ऑलरेडी इस APC में शिरकत करने से इनकार कर दिया था, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सबको एक पेज पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशावर ब्लास्ट के बाद, पेशावर हमले के बाद जो फौरी तौर पर हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो सका है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वज़ीर आज़म साहब जब थे तो उन्होंने ये प्लान कैंसिल किया था, लेकिन वो खुद तुर्की भी नहीं गए और उसके बाद आज तक ये मीटिंग भी नहीं हुई है। बहरहाल जो अभी सिचुएशन है वो बड़ी क्रूशल है, क्योंकि जो अपडेट्स आ रही हैं, मैं भी अभी आ रही थी कराची के रास्ते में, तो सारा ट्रैफिक ब्लॉक हुआ है और जहाँ पर ये ब्लास्ट या जो हमला हुआ है वहाँ पर अभी भी अंदर से धमाके की, ब्लास्ट की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। असलम खान साहब हैं, कराची के ब्यूरो चीफ हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ असलम साहब। सबसे पहले तो इस वक्त मुझे ताज़ा तरीन डिटेल्स बताइए, हालात क्या हैं, कंट्रोल किसका इस वक्त आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है? दहशतगर्दों ने कंट्रोल किया हुआ सिचुएशन को, हालात को उस वक्त, या फिर जो हमारे सिक्योरिटी के लोग वहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने कंट्रोल कर लिया है? देखिए, इस पर तो सिक्योरिटी इदारों ने कंट्रोल कर लिया है। मजमूई तौर पर अगर हम देखें कि सूरत खासी बेहतर होती नजर आ रही है। जो मामला थे कि काफी देर तक एक सूरत इस तरह की रही थी कि जो वक्त से शदीद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता था, लेकिन अगर हम बात करें कि अब खासी देर से सूरत यहाँ पर कम से कम 10 मिनट से हम कह सकते हैं कि अब फायरिंग का सिलसिला रुक गया है या कम से कम ये कि कम हो गया है। हर 4-5 मिनट बाद शायद 2 से 3 फायर होते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मुसलसल शदीद फायरिंग होती रही है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि कुछ देर पहले यहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ था और उसमें ये एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो दहशतगर्द है उसने मुबैना तौर पर ख़ुद को धमाके से उड़ाया, लेकिन ये जिस तरह की धमाके की नौयत थी उससे एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। आपने कहा कि किसका कंट्रोल ज़्यादा है। इस वक्त हम देखें कि 4 फ्लोर तक जो हमें सिक्योरिटी एहलकार हैं वो नज़र आए हैं और SSU स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की जानिब से कहा भी गया है कि 4 फ्लोर को क्लियर करा लिया गया और हम बिल्कुल सामने मौजूद हैं, तो हमें भी ये नज़र आ रहे हैं सिक्योरिटी एहलकार 4थे फ्लोर तक। और IG सिंध की जानिब से भी ये कहा गया था, उस वक्त तक 2 फ्लोर क्लियर हुए थे, तकरीबन आज से हम बात करें 45 मिनट पहले तक उसका 3रा फ्लोर अब 4थे फ्लोर तक नज़र आ रहे हैं। तो इसमें एहलकार जो है वो 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। एक एहलकार के हवाले से बताया गया है शहीद हुआ है, एक सिविलियन भी इसमें जहाँ बक हुआ और उसके साथ साथ 9 अफराद अब तक
मजमूई तौर पर उसमें, जिसमें से 5 रेंजर्स के एहलकार हैं, 3 पुलिस के एहलकार हैं और एक एडी रज़ाकार। असलम खान साहब, ये मुझे बताइए कि अभी जो दहशतगर्दों की सिचुएशन के बारे में आप बता रहे हैं, पहले ये बताया गया कि 2 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, 6 मजमूई तौर पर दहशतगर्द हैं, लेकिन अब कुछ 10 दहशतगर्दों के हवाले से मैं सुन रही हूँ। और गवर्नर सिंध से अभी थोड़ी देर पहले गवर्नर सिंध साहब बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हम जिंदा पकड़ना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली ताकि आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सके, आए कैसे, क्यों आए, ये सारी चीज़ें। तो अभी बताइए कि दहशतगर्दों के बारे में पता चल सका है कि इनकी मजमूई तादाद कितनी है? और अभी तक जो हलाकतों के बारे में आपने बताया, ये सारे के सारे दहशतगर्दी हैं जिनको मारा गया है। नहीं, देखिए, 2 दहशतगर्दों की जो हलाकत है उसको तस्दीक की है पुलिस हुकाम ने कि 2 दहशतगर्द उन्होंने मार गिराए हैं। एक रेंजर एक पुलिस एहलकार इसमें शहीद हुआ है, 5 रेंजर एहलकार जख्मी हुए हैं, 3 पुलिस एहलकार और एक एडी रज़ाकार। तो इसमें 2 शहादतें हुई हैं, इसमें एक पुलिस एहलकार की और एक सिविलियन जो मुलाजिम है KPO में, वो शहीद हुआ है। 2 दहशतगर्दों की हलाकत की पुलिस हुकाम तस्दीक कर चुके हैं। आपने पूछा कि कितने दहशतगर्द दाखिल हुए थे। इब्तिदाई तौर पर 4 से 5 दहशतगर्दों के हवाले से कहा गया कि वो दाखिल हुए थे। वज़ीर दाखिला कह रहे थे कि 7 दहशतगर्दों के इत्तलात हैं, लेकिन यहाँ पर जो KPO के बाहर जो कुछ मुलाजिम थे और KPO के अंदर जो लोग थे, उन्होंने अपने साथियों को बाहर बताया कि 8 से 10 ये दहशतगर्द हैं। अब चूंकि एक अंदाज़ा होता है, एक कमरों में महसूर होते हैं कुछ लोग, और वो एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि किसी तरह झांक के शायद ये आवाज़ों से एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितने एहलकार हैं। तो हतमी तौर पर अभी तक नहीं कहा जा सकता। 2 मुतज़ाद इत्तलात हैं, 8 से 10 या ये कि 7 दहशतगर्द थे। असलम खान साहब, आप साथ ही मौजूद हैं, ये सिचुएशन ऐसी नहीं है, लेकिन प्लीज़ मुझे क्रेडिट देने दीजिए, आप ब्यूरो चीफ हैं, लेकिन अब आपका खासा यही है कि आप हमेशा मौके पर पहुंचते हैं और इस तरह रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला मुल्क पर अपना रहम फरमाए, करम फरमाए। आप साथ ही मौजूद रहिए। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। अमीर अब्बास साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा अहम सवाल है वो ये कि जो पेशावर में ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद जो एपेक्स कमेटी के अंदर जो प्लान बना था और उसके बाद जो मज़ीद एक फर्दर कमेटी में जो फैसले होने थे, वो सब कुछ अभी तक हो क्यों नहीं पाया? क्या हम इंतज़ार कर रहे थे कि एक और इस तरह का खुदा न खास्ता हमला हो जाए और उसके बाद फिर सोचा जाए कि करना क्या है? अफनान साहब, दहशतगर्दी बढ़ रही है मुल्क में और इस बात का खदशा था सर, इस तरह के थ्रेट्स थे कि ये सिर्फ पेशावर तक रुकेगा नहीं, मामला आगे भी जाएगा। लेकिन आज फिर एक और अटैक हो गया और अभी तक हम सोच रहे हैं कि उन पर अमल दरामद कब करना है सर? हम लोगों ने जब 2013 में हमारी हुकूमत आई तो उस वक्त भी दहशतगर्दी अपने पीक पे थी, रोज़ाना बम धमाके होते थे। हमने एक लाएअमल जो है वो बनाया, नेशनल एक्शन प्लान, जिसके अंदर तमाम हमने स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया और उसके बाद हमें कुछ टाइम लगा, उसके अंदर हमने कुछ ऑपरेशन वगैरह किए, जिसके बाद जो है वो जो दहशतगर्दी है उसकी कमर तोड़ी गई। मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले 4 साल के अंदर जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर जो हमारे सारे गेंस से जो कुर्बानियाँ थी, उनमें बहुत सारी के ऊपर रोल बैक हो गया, क्योंकि इन्होंने ख़ुद अपनी पॉलिसी बना के ज़ाती तौर पे जो है वो बॉर्डर खोल के उनको आने दिया बगैर किसी से, जो स्टेक होल्डर से, सारों से क्या कहते हैं, काउंसिल किए बगैर। उसके नतीजे में जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो टेररिज्म की लहर दोबारा से आ गई है। ये अफनान साहब, ये मुमकिन है सर एक शख्स सारे मुल्क के डिसीजन लेते रहे? एक तरफ आप कहते हैं कि वो कठपुतली हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि सारे डिसीजन उन्हीं के चलते हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी निज़ाम था पिछले 4 साल में, मैं खाली इमरान खान नहीं है रिस्पॉन्सिबल, है तो 5 का टोला था जिसने सारा कुछ किया था, वो तमाम लोग इसके जिम्मेदार हैं। और मैं क्या कह रहा हूँ, इसके ऊपर तो जो है वो ऑडियोज़ आ चुकी हैं जो इंटरनेट पे लोगों ने सुनी है, जिसके अंदर एक साहब फरमा रहे हैं कि जी मैं जो हूँ वो कह रहा हूँ कि आने दें, मुझे किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, और बॉर्डर खोला गया और फिर लोग आए और उसके नतीजे में फिर दहशतगर्दी ऊपर चली गई। अब आप मुझे बता देना कि ये जिसने ये डिसीजन लिया था इनको वापस ला के बात करने का, ये तो उसी की जिम्मेदारी है ना। ये या जिस ग्रुप ने लिया था या जिस टोले ने लिया था, ये उसी की जिम्मेदारी है। लेकिन सर अब आपकी जिम्मेदारी है सर, अब हुकूमत आपकी है, और अब जब एपेक्स कमेटी के अंदर जो फैसले हो गए थे, कमर तोड़ी जाएगी दहशतगर्दों की, वो कब होगा सर? उस पर अमल दरामद कब होगा? नहीं, वो देखिए, ये ओवरनाइट मामला ठीक नहीं होते। पहले 4 साल लगा के मुल्क को तबाह बर्बाद किया, तो एक मतलब तो चले उनको आने की इजाजत देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी थी ना, ये फैसला हो गया था ना एपेक्स कमेटी में, कब करेंगे? देखिए, अगर उस एपेक्स कमेटी में बहुत सारे फैसले हुए हैं और उनके ऊपर काम चल रहा है, ये एकदम से मसला हल नहीं होगा। ये एक दिन में मसला क्रिएट नहीं हुआ कि एक दिन में मसला हल हो जाए।
ये इन्होंने पिछले 4 साल में मुसलसल इस मुल्क के अंदर जो हर शोबे में तनज़ुली आई है वो उसका ये एक क्या कहते हैं सिलसिला है। अब हम इसके ऊपर लगे हुए इस मसले को एड्रेस करने के लिए और इंशाल्लाह जो है वो हम इसके ऊपर जो है वो मजीद गेंद आएंगे। बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जो कि लोगों को नहीं मालूम, लेकिन बिहाइंड द सीन मामला बहुत तेजी से चल रहे हैं और हम इसको इस जो दहशतगर्दी की लहर है और ये जो सारा कुछ हुआ है इसको काबू करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। सायरा साहिबा भी मेरे साथ मौजूद हैं। सायरा बानो GDA से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सायरा साहिबा। सबसे पहले तो ये जो कराची में इंतहाई अफसोस, वालेकुम अस्सलाम जी, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, इससे पहले पेशावर में अफसोसनाक वाक़या हो गया और हमें ऐसा लग रहा था कि अब जो सारे सर जोड़कर बैठने की बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अब मुल्क के लिए आम फैसले करेंगे। आपको क्या लगता है इस वक्त तमाम सियासी जमातों का क्या किरदार आप देख रही हैं? कुछ करना चाह रहे हैं मुल्क के लिए या सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है? जवाब आपने दे दिया, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। कहीं से आपको इन 9-10 महीनों में किसी भी जमात का किसी सीरियसनेस आपको नज़र आई है कि वो इस दहशतगर्दी का मसला हो या इस महंगाई का किसी मसले पे इकट्ठे होके बैठे हुए हों? बस हर कोई अपनी सियासत चमका रहा है और ये बहुत बड़ा अलमिया है और ये एक सवालिया निशान है। उससे पहले जब APS और मुख्तलिफ होते रहे और अभी ये जो एक ताज़ा इतना बड़ा सानिया हुआ पेशावर में और उसके बाद से तो बहुत हाई अलर्ट हो जाना चाहिए। तो क्या इंतज़ार कर रहे थे? मैंने पहले भी कहा है कि ये सहूलतकार ढूंढ रहे हैं, सहूलतकार तो हमने बिठाए हुए अपने अंदर। और कराची में ये पहला वाक़या नहीं है, बहुत अहम जगहों पर ये वाक़यात हो चुके हैं। PF बेस में हुआ है, एयरपोर्ट पे हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज पे हुआ है। मैं आपको कितने गिनवाऊँ कि कराची में कहाँ हुआ है। लेकिन अब इनसे यही दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते कि ये सियासत अपनी साइड पे रख दें और ये ऑडियो वीडियो को कारोबार बंद कर दें थोड़े अरसे के लिए और इस मुल्क के अमन व अमान पर तवज्जो दें। वरना आपको तो पता है कि पार्लियामेंट पे भी था दहशतगर्दी का और ये जो अभी इतने सारे इन लोगों ने इकदाम उठाए हैं पार्लियामेंट में, तो मैं आपको बताती चलूं कि पार्लियामेंट के गेट तक 2 लोग आ चुके थे और जब उनके कार्ड देखे गए और PRA वालों से कंफर्म किया गया तो उन्होंने कहा कि ये हमारे रिपोर्टर्स नहीं हैं। तो वो खैर फिर बात मीडिया तक गई नहीं, लेकिन पार्लियामेंट महफूज नहीं है जहां पर इन्होंने सर जोड़कर ये मसले और ये मशवरे करने हैं। कब हुआ है ये? कब हुआ है ये? 2 लोग कब आए? खैर ही है सायरा साहिबा। तकरीबन 1-1.5 माह पहले, जिस वक्त एक ऑडियो आई थी, एक वीडियो आई थी जिसमें उसने पार्लियामेंट दिखाकर और ब्लास्ट का इशारा किया था, मेरे ख्याल में उसके 8 या 10 दिन के बाद। अमीर साहब आपकी तरफ मैं आ रही हूँ, लेकिन मैं जरा अफनान साहब से ये पूछ रहा हूँ। अफनान साहब, आपके इल्म में है ये बात? आपके इल्म में है 2 लोग पार्लियामेंट तक पहुंच गए? सर देखिए, मुझे एग्जैक्टली इस मामले का इल्म नहीं है, लेकिन ये जरूर है था कि पार्लियामेंट के ऊपर जो है वो थ्रेट था बड़ा सीरियस और उसको जो है फिर वो एड्रेस किया गया था। और ये जो बात है, या कहते हैं, ये बड़ा आसान है कह देना कि जी हुकूमत इधर ये ना करे वो ना करे। भाई 4 साल आप कोalition पार्टनर थे, आप लोगों ने बैठ के जो तबाह बर्बादी की है उसकी जिम्मेदारी भी हमारे पे आती है क्या? आप लोग जो इनको लेके आगे बिठा दिया आपने पाकिस्तान में, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन अफनान साहब फिर बात वही घूम कर आ जाती है ना, आप लोग तो सर इसीलिए आए थे, आप लोग इसीलिए आए थे कि जो कुछ तबाही और बर्बादी उन्होंने कर दिया वो आप उसको हमने, हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है ना, लेकिन अब वो आप तो रोजाना की बुनियाद पर वहां जिम्मेदारी डाल रहे हो। जादू की छड़ी तो हमारे पास नहीं है। सायरा साहिबा, 2 लोगों के बारे में आप बता रही हैं, 1.5 महीना पहले जादू तो नहीं, पार्लियामेंट के दरवाजे तक वो पहुंचे, उनका कार्ड चेक किया गया तो मालूम हुआ कि वो जी उनका ताल्लुक कहीं से नहीं है, तो उनको कोई अरेस्ट वरेस्ट गिरफ्तार वगैरह नहीं किया गया? फिर वो रिपोर्टर्स इस वजह से हाँ गिरफ्तार मतलब किया गया, मतलब उसको फिर ले गए, फिर उसके बाद ये खबर का ज़्यादा नहीं हुआ। और बाकी ये कह रहे हैं कि 4 साल वो मुसल्लत थे। जी मैं लेकर आई थी, हाथ पकड़ के उनको बिठाया था और मैं खुद बैक बेंच पे बैठी भी थी और कहा कि जो फैसले करो मुझे ना बताना। अरे भाई फैसलों में आपको भी सायरा साहिबा आपने बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दी है, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दी है। आप जरा मुझे इसी बारे में बताइए। असलहा वगैरह भी मौजूद था, असलहा भी था उनके पास? नहीं, इतनी डिटेल मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि वो मुझे ये कुछ सोर्सेज से पता चला था कि वो वहाँ पर आए और ये कंफर्म है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है। सही, वो अफनान साहब भी उसको कंफर्म तो कर रहे हैं। तो अमीर अब्बास साहब, तो आप मुझे बताइए कि जब मैं ये कंफर्म नहीं कर रहा कि वाकया हुआ था, मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ कि थ्रेट था। तक आगे अमीर अब्बास साहब, सर कराची में ये बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है,
इससे पहले पेशावर में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ, अभी 1-2 रोज पहले इस्लामाबाद में भी इसी तरीके से एक वाकया हो रहा था जो पुलिस वालों ने रोका। ये पुलिस ही टारगेट पर क्यों है इस वक्त? किरण, कुछ समझ नहीं आ रही कि मैशत इस मुल्क की ठीक नहीं हो पा रही है, दहशतगर्दी इस मुल्क से खत्म नहीं हो रही है, गुर्बत इस मुल्क से खत्म नहीं हो रही है, नंग और अफलास इस मुल्क से खत्म नहीं हो रहा है, गवर्नेंस हमसे ठीक नहीं की जा रही है, लक्षण हमारे ठीक नहीं हो रहे हैं, बिगड़ी तिगड़ी आदतें हमारी ठीक नहीं हो रही है, गवर्नेंस हमसे ठीक नहीं हो रही है, इस्लाहात हम नहीं ला पा रहे हैं, जमहूरियत हमसे मजबूत नहीं हो पा रही है, एस्टैब्लिशमेंट हम इस मुल्क में ठीक नहीं कर पा रहे। मुझे तो वो जो मुनीर न्याजी का शेर है ना कि मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है, कि हरकत तेज सर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता, हम एक दायरे में घूम रहे हैं। आप जहां से सफर शुरू करते हैं इस मुल्क में, आप 10, 20, 30 साल के बाद वहीं आकर खड़े हो जाते हैं। कोई एक चीज आप इस मुल्क में ऐसी बता दें, मैं सक्सेसिव रिजीम्स की बात कर रहा हूं, किसी एक दौरे इक्तदार या अरसा इक्तदार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सक्सेसिव रिजीम्स की बात कर रहा हूं, जिसमें इमरान खान भी शामिल है, उनसे पिछले सारे अदवार शामिल। कोई एक दौर ऐसा बता दे जिसने इस मुल्क के 3600 मसाइल जो उलझे हुए आपस में गुंजल पड़ गया हुआ, जिसे कहते हैं ना कि हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा रखे हैं, अब बताओ किस धागे को जुदा किससे करें। ये हशर कर दिया इस मुल्क के अरदार ने, इस मुल्क का गुंजल डाल दिए हैं मसाइल के। कोई एक खैर की खबर इस मुल्क में सुबह से लेकर शाम तक का बता दे जो आती हो, जिस पर हमारा भी तो सीना चौड़ा हो, हम भी तो इतरा सके, हम भी तो फख्र कर सके ना, हम भी तो दुनिया को बता सके कि देखो हम भी तुम्हारी जैसी कौम है। ये कौन सोचेगा इस मुल्क में, ये कौन करेगा, ये कब बैठेंगे? ये इस मुल्क का मसला बन चुका हुआ है सेल्फ सेंट्रिक पॉलिटिकल अप्रोच। इस मुल्क का मसला बन चुका हुआ है सेल्फिश, हमारी सारी पॉलिटिकल क़यादत वो खुद गर्ज हो चुकी हुई, वो गुंद गई है खुद गर्ज सियासत के अंदर, और जो भी नया आ रहा है इस सिस्टम के अंदर वो भी उसी खमीर से उठ के सामने आ रहा है। यानी आप डॉक्टर साहब जवान की आदत है, सारा साहबा भी कोई ऐसा नहीं कि कोई 8-10 दफा मुंतखब होकर है, जितने यंग लोग सामने आ रहे हैं, ये बड़ी इसके ऊपर बहस होनी चाहिए कि जो यंग लोग सामने आ रहे हैं वो पुराने सियासतदानों की सियासी रविश को चैलेंज नहीं कर पा रहे, वो उन्हीं के फुटस्टेप्स, बजाय ये कि जो नया सियासी खून आ रहा है वो पहले वे स्टैग्नेंट बदबूदार सियासी पानी के अंदर कुर पानी के तौर पर दाखिल हो, वो उसी के नक्शे कदम पर चल रहा है। एक मायूसी दर मायूसी है। कोई, मैं यहाँ बैठ के आपके सामने कोई ऐसी बात नहीं कर सकता कि जी बड़ा ऑप्टिमिज्म है। सही कह रहे हैं आप, उम्मीद रखनी 100% अग्रीड, क्योंकि अब आवाम से भी बात की जाए तो वो इतने डीमोटिवेट हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि आगे होने क्या वाला है, और रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई बुरी खबर सामने आ जाती है। मुझे ख्वाजा इजहारुल हसन साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, मुत्तहिदा पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा साहब, हुकूमत का हिस्सा है सर आप। पहले तो ये बताइए कि ये जो इस वक्त दिगरगू सूरत हाल है, बड़ी मुश्किल से हमने बड़ी 72,000 और 80,000 के करीब जानों का नजराना दिया और फिर हमने ये अमन कायम किया जो अब आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद हो रहा है, पहले पेशावर फिर आज कराची। हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या है, हुकूमत क्या कर रही है इसको रोकने के लिए? यकीनन बहुत अफसोसनाक वाक़या इस वक्त शहर गाइब पर आज हुआ है, और खासतौर पे जो पुलिस चीफ के दफ्तर के ऊपर हुआ है वो, और अल्लाह का शुक्र है कि तो बहुत बड़ी ज्यादा हलाकतों की इत्तला नहीं है, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, रही जो पुलिस ने, उसने काफी अपनी जानों पे खेल के इस बड़े हमले को नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश की है। मेरी गुजारिश है इसमें करें ये कि ये खतरात जो अलार्म थे ये तो पहले से थे जी, बिल्कुल। ये नोटिफिकेशंस हमारे पास मौजूद थे कि सिंध असेंबली है, हाई कोर्ट है, पुलिस के दफातर हैं, जब पूरे मुल्क में इस किस्म के हमलों के मुमकिन खतरात मौजूद थे। लेकिन जाहिर है कि अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ दहशत गर्दों की भी अब कोई एक शक्ल तो है नहीं, और यहाँ पर जिस तरह से दहशत गर्द कराची में खास तौर पर पेनिट्रेट हुए या पेशावर में, तो पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर 3 फ्लक्स के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है ना वो कहीं ना कहीं
हमारी वीक होती जा रही है। जी। फिर खास तौर पे कराची, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है कि इंसानों का जंगल है, लोग आसानी से आके यहाँ रह जाते हैं, छुप जाते हैं। ये कब से हमला प्लान हो रहा था, इसके लिए स्ट्रेटेजिक सपोर्ट क्या थी, ट्रांसपोर्टेशन क्या थी, ये तो भी तहकीकात होंगी, तो हमारी पुलिस में आगाह करेगी जी। लेकिन दहशतगर्दी के खतरात तो हमेशा पाकिस्तान में ये बादल हमेशा मीडिया लेकिन ख्वाजा भाई सिचुएशन ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है ना वो पिछली हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि ये उनका किया धरा है जो इस वक्त हमारे सामने आ रहा है। अच्छा, मजे की बात ये है कि आप इस हुकूमत का भी हिस्सा हैं, आप उस हुकूमत का भी हिस्सा थे, तो आप कैसे डिफेंड करेंगे, या मौजूदा हुकूमत सही कह रही है? देखें, हुकूमत के इक़दाम में कमी कोताही तो हो सकती है, लेकिन किसी भी हुकूमत को ये इल्जाम देना, हुकूमत खुद तो नहीं चाहती ना कि दहशतगर्दी के हमले हों। कौन सी हुकूमत चाहेगी, कौन से मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामान या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी कि उसके दौर में दहशतगर्दी के वाक़यात हैं? तो मैं समझता हूँ ये बयान गैर जिम्मेदाराना है कि नहीं देना चाहिए इस वक्त, क्योंकि हमला पुलिस ऑफिस पे हुआ है और पुलिस के जवानों पे हुआ है। तो हमें इस वक्त इस दहशतगर्दी को एक अफरीद के तौर पर एज ए कौम हमें इससे निपटना होगा। इसमें कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने से किसी को ना वोट मिलेगा, ना किसी को कोई हमदर्दी मिलेगी। मैं समझता हूँ ये बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये इस वक्त हुकूमत को अपनी स्ट्रैटेजी बनाना होगी, क्योंकि ये बात कि हम कमर तोड़ देंगे, हम आखिरी दहशतगर्द तक लड़ेंगे, इस बात से आगे निकलकर स्ट्रैटेजी बनानी होगी। और इस वक्त जो सूरत हाल है अब मौजूदा, उससे नहीं निकल पा रहे हैं हम, तो ये दहशतगर्दी जैसे देव से कैसे निकलेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब और दीगर मेहमान प्रोग्राम में साथ ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो एक तरफ दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, मईशत का बुरा हाल है, दूसरी तरफ खान साहब ने आज फाइनली वो डेट भी अनाउंस कर दी है जेल भरो तहरीक के हवाले से। खान साहब ने तारीख दे दी है, इंशाल्लाह कह रहे हैं कि 23 तारीख से यानी वेडनेसडे से वो इस तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। सर, हुकूमत गिरफ्तारियां करेगी, जेल भरेगी, क्योंकि वो जेलें सर वो तो ऑलरेडी ओवरफ्लो हैं। देखें, जेल जो है वो ऐसे तो भरी नहीं जाती, उसके लिए तो कोई क्राइम कमिट करना पड़ेगा। अगर वो क्राइम कमिट करेगा तो उसकी फिर FIR होगी, फिर वो जो है इसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद फिर वो जेल में जाएगा। इस तरह तो जो है वो ये जेल भरो तहरीक नहीं है, ये आवाम को बेवकूफ़ बनाओ तहरीक है। क्योंकि अगर ये जेल भरो तहरीक होती तो ये सबसे पहले अपनी जमानतें जो है उन्हें ख़त्म कराते और ख़ुद जेल जाते। इन्होंने पूरा हिफाजती जो है वो पूरा अपना वो बनाया हुआ है सर्कल उधर जमान पार्क में, वहाँ पे औरतें हैं, अपने लीडरों को बिठाया कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। भाई ये कौन सी जेल भरो तहरीक है जिसके अंदर लीडर जो है वो कह रहा है कि मैं जेल नहीं जाऊँगा, आवाम सारी जेल जाए, कारकुन जेल जाए। और इन्होंने गुजरावाला में अभी इनके सेनेटर है, उन्होंने लोगों को बुलाया कि जी हल्फ लें, वहाँ 4 बंदे नहीं थे टोटल जो कह रहे थे कि हम जेल भरों में जाएंगे। तो ये बेसिकली जो है ये जो आप कह रही है ना, ये मुल्क में हालात ख़राब हैं, ये जो हाइब्रिड का तजुर्बा था ना, ये उसकी क्या कहते हैं आफ्टर शॉक्स है। ये आप कहती है, अब मुझे बताएं ना इनके साथ क्या मिलके बैठ के बात की जाए। हम तो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए, हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करना चाहते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे बात करना चाहते हैं, मगर ये अगला भी तो बात करें ना जी। हमारे बोलने से तो नहीं मान जाएगा ना। और फिर इस तरह एक ग्लूमी पिक्चर पेंट कर देना कि जी मुल्क में आज तक कभी कुछ हुआ ही नहीं। ये मुल्क में मोटरवेज किसने बनाई है, ये टेलीकॉम का जो 3G 4G का नेटवर्क है ये किसने बनाया है, ये जो एटमी धमाके थे ये किसने किए, ये जो बिजली का निजाम है, ये जो डैम है ये किसने बनाए। ये अगर ये आसमान से फरिश्ते तो नहीं आए थे ना बनाने के लिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली ऑफेंस करना पड़ेगा, ऑफेंस होगा, फिर FIR होगी और उसके बाद फिर गिरफ्तारी होगी। सायरा साहबा, खान साहब 22 तारीख से जेल भरो तहरीक का ऐलान करने जा रहे हैं मैडम, लेकिन 2014 में मुझे याद है खान साहब ने वो धरने में बिल जलाया था, सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था, फिर उसके बाद कारकुनों और शहरियों से उन्होंने बिल ना अदा करने की अपील की थी। इसके अलावा ओवरसीज से हवाला उंडी से रकम भेजने की बात की थी, उस पर तो कोई खास अवामी रद्द-ए-अमल आया नहीं था। क्या आपको लगता है कि ये जो इंसाफियंस हैं, खान साहब के फॉलोअर्स हैं, ये खान साहब की कॉल पर जेल भरने जाएंगे? मेरा ख्याल है, मेरा दूसरे तरीके से आपको बता रही हूँ कि जिस तरीके से ये महंगाई बढ़ी हुई है, तो मेरे ख्याल में अगर किसी के घर में दाल रोटी नहीं है तो उस जेल में 2 वक्त की दाल रोटी खाने ज़रूर जेल जाएगा। अच्छा, सही। अमीर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है खान साहब ने जिस तहरीक का आगाज़ करने का कह दिया है, लगता है आपको कि उस तरह से रिएक्शन मिलेगा खान साहब को?
देखिए, दो तरह से हम इसको देख सकते हैं। एक तो ये कि ये जो वज़ारत खुद तहरीक का ऐलान है, ये किस नौयत का है और फिर इसकी कामयाबी। जहाँ तक इसकी कामयाबी का ताल्लुक है तो मुझे ये बड़े पैमाने पर कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। साहिबा तो इसको दूसरे तंज़े अंदाज में कह रही है कि जाहिर बात है जिसके पास घर पे दाल नहीं है तो कम से कम जेल में जाके खाएगा। लेकिन हालत यह है इसको कि एक मुलाजमत पेशा शख्स, एक ठेला लगाने वाला, एक रेडी लगाने वाला, एक किराने वाला, वो अपनी दुकान बंद करके या नौकरी छोड़ के इन हालात में जेल भरो तहरीक में शामिल नहीं हो सकता खान साहब के साथ। हाँ, जो सियासी वर्कर होते हैं वो जरूर उनके साथ चल पड़ेंगे, लेकिन क्या इमरान खान खुद भी सामने आएंगे? अमीर, इसको इस तरह नरेट कीजिएगा, इस तरह नरेट कीजिएगा। अभी देखें ना, खान साहब ने जब से हुकूमत से अलग हुए वो, उसके बाद खान साहब ने बहुत सारे सियासी कार्ड्स खेले हैं, लेकिन हर सियासी कार्ड का जो वो रिएक्शन चाह रहे थे या वो जो रद्द अमल चाह रहे थे या जो वो जवाब चाह रहे थे वो था इलेक्शंस हो जाएं। आज तक खान साहब को कोई कामयाबी उस तरह से उनको हदफ नहीं मिला है। तो आपको लगता है ये जेल भरो तहरीक से खान साहब अपने हदफ को पा सकेंगे? देखिए, सियासतदान एक बात याद रखिए किरण, कि सियासतदान कामयाबी से ज्यादा अपनी स्ट्रगल के ऊपर फोकस करता है। जरूरी नहीं है कि हर स्ट्रगल के बाद आपको कामयाबी मिल जाए। जो सियासतदान ऑपोजिशन में होगा, जैसे पीडीएम ऑपोजिशन में थी, क्या पीडीएम 3.25 साल घर बैठ गई थी? नहीं। क्या पीडीएम ने अपने ऊपर कोई ढक्कन रख के छुप गई थी? नहीं। जब पीडीएम नहीं थी, ये अलग-अलग कोशिश कर रहे थे, फिर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, जलसे किए, लॉन्ग मार्च किया, बिलावल ने अलहदा, मौलाना ने अलहदा, टीवी स्क्रीन के ऊपर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर तरह से इमरान खान पर दबाव रखा है। तो आज इमरान खान ऑपोजिशन में है। इमरान खान अपनी न्यूसेंस वैल्यू को इमरान खान ये नहीं चाहेंगे कि वो दुबक के बैठ जाएं और उनकी पार्टी जो है वो खत्म हो जाए। सियासतदान अपने आप को जिंदा रखता है। लेकिन खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं, ये मैं और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं खान साहब से। तो आपको लगता है वो खान साहब के कहने पर फिर जेल जाएंगे? एक हद से ज्यादा नहीं जाएंगे। मैंने तो आगाज में कहा कि मुझे ये उस हद तक कामयाब होती नजर नहीं आ रही। और बेहतर जो तारीफ है वो डॉक्टर साहब ने किया और डॉक्टर अफनान ने, कि सिर्फ तरीकाकार है। ऐसा नहीं हम स्टेशन में जाए कि हमें गिरफ्तार करना, वो हमें गिरफ्तार करके जेल में डाल देगा। देखो, पहले जुर्म सरजद होगा तो आपको पकड़ा जाएगा, फिर वो फिजिकल रिमांड। यानी खान साहब फिर अपने कारकुनों को इस चीज के ऊपर कह रहे हैं कि जी पहले आप कोई ऑफेंस करें और फिर उसके बाद जेलें भरें जाके। यानी कि एक बार फिर खान साहब इसी तरह की कोई बात करने की कोशिश करें जो उन्होंने 2014 में की थी। सर, वैसे ये सिर्फ आपको पीटीआई का मसला नहीं है, हुकूमत को ये तहरीक लब्बैक की तरफ से भी अब हुकूमत के लिए धमकी आ गई है। पेट्रोल की कीमतें अगर आप लोगों ने कम नहीं की तो फिर वो वही करेंगे जिसके लिए मशहूर है। बातचीत करेंगे उनसे? देखिए, हम तो पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, तो बातचीत के दरवाजे हमारे खुले हुए हैं और हम बिल्कुल बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोई अगर ये धमकियां दे और कहे कि जी ये करो, तो मेरा ख्याल है ये कोई एक नॉन स्टार्टर होता है नॉर्मली बातचीत के अंदर। लेकिन इसके बावजूद जो है वो ज़ाहिर है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर कोई हमसे बात करना चाहती है तो हमारे दरवाजे खुले हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखें, हमारे में और इमरान खान में एक बुनियादी फ़र्क ये है कि जब इमरान खान हुकूमत में था तो तब हमने इसको कहा कि चार्टर ऑफ इकॉनमी में हमसे बात कर लो। इसने उसको धुतकार दिया। इसने कहा कि ऑपोजिशन खत्म हो जाए, जब ये खुद हुकूमत में था। जब आप हुकूमत में आए तो हमने इसको फिर कहा कि चलो चार्टर ऑफ इकॉनमी में बात कर लो, अब तो हम हुकूमत में। इसने फिर धुतकार दिया। तो अब आप मुझे बताएं ना, ऐसे आदमी को जो जिंदगी का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मैं वजीर आजम कैसे बनूं, उसको आप कैसे टेबल पे लेके आएंगे मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, दहशतगर्दी के मसले को हल करने के लिए, इकॉनमी के मसले को हल करने के लिए? उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। उसका इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि मैं वजीर आजम कैसे बनूं। तो अब इसका मसले का हल आप हमें बता दें क्या करें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद थे, सायरा बानो साहिबा, अमीर अब्बास साहब, आप तीनों मेहमानों का छोटा सा ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद वापस आती हूँ तो फिर अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे और उनसे जानेंगे कि वो जो हुकूमत के लिए बात कर रहे हैं आगे उनका लाएहमल होगा क्या, करेंगे क्या। एक बार फिर खुशामदीद आपको कहूँगी। प्रोग्राम में मुझे हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब अमीर हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। साद साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए हुकूमत को पेट्रोलियम प्राइस कम करने के हवाले से आपने कहा है कि अगर आपने कम नहीं की तो फिर हम वही करेंगे जिसके लिए मशहूर हैं। तो सर, आप लोग तो मशहूर हैं धरना देने के लिए, तो क्या फैजाबाद पर फिर धरना देने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि हमने हुकूमत को पहले भी तंबीह किया था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मत किए, लेकिन हुकूमत ने जिद और अपनी अयाशियों को बरकरार रखा। इन कौम के ऊपर एक पेट्रोल का बम, बिजली का बम और तेल गैस का बम ये सारे गिरा दिए।
इसके मुकाबले में हमने हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है कि वो 72 घंटे में अपनी पुरानी कीमतें जो है पेट्रोल की 14 फरवरी वाली वो बहाल करें, वरना फिर हम एक उस कदम की तरफ जाएंगे जो कौम के हक में बहुत बेहतर होगा। और ये कहना कि जनाब एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, मेरे भाई कौम को इन्होंने स्नैच तक पहुंचा दिया है, गरीब आदमी की रोटी पूरी नहीं हो रही, वो एहतजाज का सोचता ही नहीं है। ये तो हम हैं कि हम सांस ले रहे हैं और कोई इनके खिलाफ बात कर रहे हैं, कोई इनको जगा रहे हैं, वरना तो कौम से मैच में पड़ी है कि उनको सर उठाने का मौका नहीं मिल रहा। तो ये अभी आप कबल अज वक्त कहना है कि यही होगा वो होगा, उम्मीद हम अच्छे की कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे अल्टीमेटम के अंदर अंदर कीमतें वापस ले ले। सर मुझे बताइए, कोई हिकमत अमली तो बनाई होगी ना? जी, हिकमत अमली मौजूद है, इंशाल्लाह वो जैसे ही हमारा अल्टीमेटम खत्म होगा उसके बाद ऐलान कर दिया जाएगा। हिकमत अमली है क्या? धरना या इस्लामाबाद की तरफ मार्च शामिल है इस हिकमत अमली में? उस हिकमत अमली में हर कुछ वो शामिल होगा जिससे हुकूमत ये कीमतें वापस लेने पर आमादा हो। अच्छा साथ साहब, हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जो कीमतें बढ़ाई हैं ये IMF के कहने पर बढ़ाई हैं, कम कैसे कर देंगे? सब्सिडी देने के लिए तो खजाने में कुछ है ही नहीं। भाई बात ये है कि IMF के पास ये किस लिए गए हैं? कौम के लिए गए हैं या अपनी अयाशियां सलामत रखने के लिए गए हैं? कौम का फिक्र है तो जो तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख गाड़ी है जो हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल है, उसकी जनाब पेट्रोल की कंजम्पशन कम की जाए, उसकी तादाद की कम की जाए, अपने वजीरों और मशीरों की तादाद की कम की जाए। तो क्या ये हमेशा कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए कौम ही रह गई है? जब ये IMF के पास जाएंगे इसका मतलब यह है कि कौम के कपड़े उतरने शुरू हो जाएंगे, कौम के जनाब बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाएगा, कौम महंगाई के अंदर पिसना शुरू हो जाएगी। ये तो मुमकिन नहीं है ना। तो हमेशा IMF के दरवाजे पर ये जाते हैं अपनी अयाशों के लिए और कौम पिस के रह जाती है। जरूरी नहीं है, अगर ये हुकूमत में आए क्यों है और ये इनके पास हुकूमत हाकिम कहते किसको है जो कौम को फैसिलिटेट ना दे सके, जो कौम को चीजें सब्सिडाइज करके ना दे सके, और वो हाकिम तो होता ही नहीं है। आपकी हुकूमत आ गई तो आप नहीं जाएंगे IMF के पास? हमारी हुकूमत आएगी तो हम सबसे पहले अपनी जो हुकूमती मशीनरी है और जो अशराफिया है और जो एस्टेब्लिशमेंट है और जो ब्यूरोक्रेसी है, इनकी अयाशियां खत्म करेंगे। अगर इनकी अयाशियां खत्म करने के बावजूद भी हमारी गवर्नमेंट ना चल सकी तो फिर इसके बाद हम IMF के मुतबादिल कोई चीज नहीं सोचेंगे। IMF के पास जाना और उनका अंगूठा अपने गले पर रखवाना ये कोई समझदारों वाली बात नहीं है। हमारे पास तो पहले ही फार्मूला कहा है कि कर्ज उस वक्त देंगे जब होगा, सूद की किस्त हम नहीं देते। लेकिन ये आप कहते हैं कौम जी आप किस पर चलाएंगे? कौम को ज़कात फंड पर चलाएंगे और उसके ऊपर चलाएंगे क्या नाम है खैरात फंड पर। भाई इनसे ये भी तो कोई सवाल करने वाला हो कि भाई रोजाना IMF के दरवाजे पर मांगना, पाकिस्तान की टोटल उम्र 75 साल है, 23 मरतबा वो IMF के दरवाजे पर चला गया है। महंगाई जनाब 12.3% से लाकर 25.3% से कर दिया है, जिन्होंने 23% कौमी जनाब नुकसान में, कौमी कर्जे में इजाफा कर दिया है। क्या यही हल है कौम के लिए? साद साहब, आप अल्टीमेटम दे रहे हैं हुकूमत को 3 दिन का, 72 घंटों का। दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी 5 से 6 रोज के अंदर अंदर अपनी तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं, जेल भरो तहरीक का। तो ये एक साथ ये टाइमिंग ये सिर्फ इत्तेफाकी है? मेरा ऐलान पहले है और इमरान खान साहब का बाद में है, तो इत्तेफाक तो इमरान साहब से सवाल हो सकता है या नहीं। मेरा ऐलान तो पहले है। अच्छा ये बताइए, मुमकिन है आने वाले दिनों में इलेक्शन की तारीख तय हो जाए सर? तो क्या पंजाब में तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने के कोई चांसेस हैं? जी बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। जी आप कह रहे हैं बिल्कुल भी कोई चांसेस नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने के। बहुत बहुत शुक्रिया साद हुसैन रज़ी साहब, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे। वक्त ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।